जेल में एक ऐसी कैदी औरत जिसके अकेले ही 7 साल में 14 बच्चे पैदा कर दिए और वो हर साल 2 बच्चे कैसे पैदा कर सकती है, ये वजह जानकर चौंकी चीखें निकल जाएंगी। मैं इस औरत की फाइल अपने सामने खोलकर बैठी थी, जिस जेल में हर कोई रज्जो के नाम से पुकारा था। कैदी नंबर 248 में पूरा नाम रजिया बानो था। जैसे ही मैंने उनका फाइल पढ़नी शुरू किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ उसकी फाइल में दर्ज था वह पकड़कर मैं अपनी जगह हैरान रह गई थी कि एक जवान और खूबसूरत नजर जाने वाली औरत एक बहुत ही शातिर मुजरिम थी जो 14 बच्चों की माँ थी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वो कुंवारी थी। उसकी फाइल में साफ साफ लिखा था कि वो बिना शादीशुदा 14 बच्चों की माँ है, जिसने 7 सालों में 14 बच्चों को जन्म दिया। एक अनोखा कारनामा क्या है। इसी बात ने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया कि जब उसकी शादी ही नहीं हुई तो 14 बच्चे किसके थे। जिस जुर्म से वो सजा काट रही थी वो भी बहुत खतरनाक थी। और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि ये औरत पिछले 9 साल से ही जेल में कैद थी और ये जेल सिर्फ और सिर्फ औरतों का जेल था। यहाँ से कोई मर्द का कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ काम करने वाले भी सभी औरतें ही थी और कोई नहीं जानता था कि रजिया उर्फ रज्जो ने उस 14 बच्चे बिना मर्द के कैसे पैदा कर दिए। बात जानने के लिए मैंने अपने सारे जरूरी कामों को एक तरफ करके पहले रजिया की फाइल को अच्छी तरह स्टडी किया और फिर उसे एक अलग कोठरी में बुलाकर अपने सामने बैठा लिया। मैं पूरी तरह चौकन्ना थी क्योंकि इस तरह की मुजरिम औरत आम औरतों में की तरह नहीं होती है, बल्कि वो कभी की भी कुछ कर जाती हैं। और अपनी 15 साल की नौकरी में मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था। रज्जो मुझे देख के मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैडम साहिबा, आपको मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया जो आपने मुझे अकेले ही बुला लिया। मेरी नजर उसके पेट पर थी, जिसके देखकर मैं बता सकती थी वो कम से कम 7 महीने से पेट की थी। रजिया ने मेरी नजरों में तपिश की महसूस की। वो हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तो आपको मेरे प्रेग्नेंट की दिलचस्पी है। इस अंधेरी कोठरी में आपकी हंसी बहुत भयानक लग रही थी। मैंने सख्ती से कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना, सिवाय इसके कि जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर तुमने 14 बच्चे कैसे पैदा किए हैं, वो भी इस काल कोठरी में रहने होते जहाँ किसी मर्द तो दूर हवा भी गुजरा मुमकिन थी। और अब जो बच्चा तुम्हारे पेट में है उसका बाप है। मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय रजिया एक दफा फिर खुलकर हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर हंसी का दौरा पड़ रहा हो गया। कंफर्टेबल में मेरे अकेले यहाँ आने से पहले ही मुझे चेतावनी दिया था कि रज्जो एक अजीब किस्म की औरत है और जेल से हर कोई इससे दूर रहता है। यहाँ तक कि उसे काल कोठरी में भी इसलिए रखा जाता है कि वो किसी को नुकसान न पहुँचा दे। पुराने जेलर का भी उससे पूरी तरह सर फाड़ दिया था और उसके सिर पर 10 टांके लगे थे और जैसा जुर्म करके वो यहाँ तक पहुंची थी वो किसी भी हद तक जा सकती थी। काफी देर तक हंसने के बाद वह उसे हंसी रुकी और कोठरी में सन्नाटा छाया तो उसने उससे कहा कि तुम्हारी हंसी के दौरे मुझे मेरे सवालों को नहीं रोक सकते। मुझे सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर तुम किस तरह प्रेग्नेंट हुई हो और तुम्हारे बच्चे बाप कौन है? तुम किस तरह मर्दों से मिलती हो? और आखिर तुमने भी तो कुछ पता चले। जब मेरी बसख्ती से कोई कमी ना हुई तो रजिया मेरे करीब आई और मेरे कान में करीब आहिस्ता से मुंह करके धीमी आवाज में कहने लगी, सच बताओ, यकीन करोगी? उस वक्त मुझे वाकई वो कोई पागल औरत मालूम हुई। एक पल के लिए तो मैं रीढ़ की हड्डी की समस्या उठी क्योंकि वो मेरे हद में ज्यादा करीब थी और उससे कहीं ज्यादा लंबी चौड़ी थी और उसकी फाइल का दर्ज उसके कारनामों ने मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा चौकन्ना किया हुआ था। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए सख्ती से कहा कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना चाहती हूँ क्योंकि झूठ में से नफरत है और हर बार मुझे उस सच बताएगी तो मैं उसका जान बख्श दूंगी, वरना उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बहुत आहिस्ता से कहा कि मैं कुंवारी हूँ और मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। यही सच है। रजिया की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि मेरे सामने वो प्रेग्नेंट खड़ी थी और मेरे मुंह पर सच के नाम पर झूठ कह रही थी। मैंने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगाया और कहा, तो फिर बच्चा किसका है जो तुम्हारे पेट में बिना किसी ताल्लुक के तुम प्रेग्नेंट हो गई हो? थप्पड़ खाते हुए दोबारा जोर जोर से हंसने की और जब उसकी हंसी कुछ कम हुई तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले मैंने 14 बच्चे पैदा किए हैं, अब फिर इस बच्चा पैदा करने जा रही हूँ और वो भी बिना
हम मिस्त्री के ये कहते ही दोबारा हंसने लगती है और मैं जानती हूँ कि ये औरत इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं है। मैं गुस्से से उसे कोठरी में छोड़कर बाहर निकल आई और जहाँ कंफर्टेबल हिना मेरे इंतजार की मैं खड़ी थी, वो मुझे देखते ही कहने लगी, मैडम आहिस्ता, मैंने तो पहले ही कहा था कि आपके मुंह ना लगे। पता नहीं ये जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मक्कार औरत है, ये कैसे पेट से हो जाती है कोई नहीं जानता, जबकि ये तो अपनी कोठरी से बाहर भी बहुत कम निकलती है और इसे ज्यादातर बंद ही रखा जाता है क्योंकि जब कब इसके दौरे पड़ जाते हैं किसी को खबर नहीं पड़ती। मैंने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए हिना से पूछा कि तुम यहाँ कितने साल से मौजूद हो। मेरी बात सुनकर उसने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगी, मैं 3-4 साल से यही मौजूद हूँ और सबसे मैंने रज्जो को इस तरह देखा है, मेरे सामने उसके 6 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ना ही वो जेल में कभी बाहर गई है और ना ही उसे कोई मिलने के लिए आता है। फिर पता नहीं कैसे वो प्रेग्नेंट हो जाती, कोई नहीं जानता। रजिया से होने वाली मुलाकात हिना की बातों ने मुझे चिंता कर दिया। कुछ तो ऐसा था जो नजर में नहीं आ रहा था। इस सब के पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी है और जिसे जानने के लिए मुझे रजिया के अतीत पर पहुंचना था। एक औरत होकर वो जुर्म करने कैसे था, वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती, इसलिए मैंने रजिया के अतीत जानने का फैसला किया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उसके अतीत में ऐसा भयानक सच मेरे सामने आने वाला है और वो सच्चाई तक पहुंचकर मेरे अपने होश उड़ गए थे। मेरा नाम उर्मिला है और मैं एक जेलर थी और रोज की तरह सुबह सुबह अपने राउंड पर थी। जो मुझे जेल के माए आए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। मेरी पोस्टिंग बस कुछ दिनों पहले ही थी, इसलिए मैं अभी यहाँ बहुत कम लोगों को जानती थी, वरना मेरी आदत थी कि मैं एक एक कैदी पर नजर रखती थी और जेल के सभी मामलों पर देती थी। मेरी नौकरी ऐसी थी कि बहुत ज्यादा सख्त मिजाज हो सकती, मेरी अंदर में नरमी बिल्कुल खत्म हो गई थी क्योंकि जिन औरतों ने मेरा पाला पड़ा था वो सब की सब मुजरिम थी और सजा काट रही होती थी। उनके अंदर माँ बहन बेटी जैसी जज्बात मैंने कभी नहीं देखी थी। कोई अपने बाप को मारकर यहाँ पहुंची तो कोई अपनी औलाद को बेचकर, और इसलिए मेरा दिल भी उनको लेकर बहुत सख्त था। मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ईमानदार और अपने कर्तव्य का पालन करती थी, इसलिए अपने डिपार्टमेंट में मेरी बहुत इज्जत थी और जहाँ जहाँ कोई गड़बड़ होती थी मेरी पोस्टिंग वहाँ करा दी जाती थी। और उसका एक बार भी पोस्टिंग होकर उस जेल में आई थी जहाँ खतरनाक मुजरिमों को सजा के तौर पर रखा जाता था। ये जेल बहुत ज्यादा बड़ा था और आज मैं पहली बार एक हिस्से में आई थी जहाँ उम्र कैद के मुजरिम औरतों को रखा गया था। इस हिस्से में ज्यादातर बड़ी उम्र की औरतें मौजूद थी जिसके चेहरे पर बेरहमी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अभी तक इस जेल की मुजरिमियों को फाइल चेक नहीं की थी, इसलिए मुझे किसी के जुर्म के बारे में कुछ नई खबर भी नहीं थी। मैं कभी किसी पर नजर डाल रही थी कि कभी किसी नजर ऐसी मुजरिम औरत पर पड़ी जिसका पेट हद से ज्यादा बड़ा हुआ था। ये देखकर मैं हैरान रह गई और मैंने अपने पीछे आने वाले कांस्टेबल से पूछा कि इस औरत को क्या हुआ, तो उसने बताया कि पेट से है। इतना तो मैं भी जान गई थी कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन इस हालत में वो जेल में इस हिस्से में क्यों मौजूद है, ये बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी। कोई 35 साल की खूबसूरत और हसीन औरत थी जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान बता रहे थे कि वो कोई बड़ा गुनाह करके यहाँ तक पहुंची है, जिसके निशान आज भी उसके चेहरे पर है। आमतौर पर मैं पहली ही नज़र में मुजरिमों को अच्छी तरह जान लिया करती थी, लेकिन अभी कभी कभी कुछ चेहरे पहली नज़र में समझ में नहीं आते और उस औरत का चेहरा भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि शायद वो कुछ दिनों पहले ही आई है। यही सोचकर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं और कौन सा जुर्म करके तुम यहाँ पहुंची हो। कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का भी ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसी और कहने लगी, मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ मौजूद हूँ, अब तो मुझे अपना जुर्म भी याद नहीं रहा। और उस औरत का बात सुनकर मैं दंग रह गई और कांस्टेबल से कहा कि ये क्या सच कह रही है? अगर ये 6 साल से यहाँ है तो फिर ये बच्चा किसका है, क्योंकि यहाँ औरत की जेल है और बिना मर्द की ये गर्भवती कैसे हो सकती है। मेरे सवाल के जवाब कांस्टेबल ने कुछ भी नहीं कहा और वो मेरे पीछे से ही चुप खड़ी रही, जैसे उसे खुद भी इस बात की खबर ना हो। इससे पहले कि मैं उस औरत से कुछ और सवाल का जवाब करती, मुझे बताया गया कि वह मेरे दफ्तर में कोई मिलने आया है। सुनकर मैं फौरन अपने दफ्तर में लौट गई। तुम सरकारी लोग का जरूरी काम में आए थे और मैं उनके साथ ऐसे व्यस्त थी कि शाम के वक्त ही खाली हुई और मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। मैं घर लौट गई और वह औरत का उसका गर्व देख दिमाग में पूरी तरह निकल चुका था, क्योंकि मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा था। मेरा ट्रांसफर उस जेल में किया था इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ का व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुका था।
पुरानी जेलर ने कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रखा हुआ था और इसी वजह से आए दिन संस्था को बहुत ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा रहा था। वो वाकई यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है और कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। यहाँ तक कि कैदियों की उचित खाना उन्हें नहीं मिल रहा था और न ही उसके घर वालों को उन्हें मिलवाने का कोई खास इंतजाम था। कैदियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों के तरीके रखा गया था। एक जेल में 12 औरतें बंद थी। मेरी पोस्टिंग के 15 दिन हुए थे और ये 15 दिन मैंने इस तरह गुजारे थे कि मुझे जिस सिर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और आज मैं भी इतना थक गई थी कि मेरे दिमाग में निकल ही गया था कि आज मेरे इकलौते बेटे का जन्म दिन था। मैं घर लौटी तो मेरा बेटा इंतजार में बैठा था। उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव मौजूद थे, इसलिए मैंने उसे प्यार से गोद में आया और सॉरी कही कि इतनी लेट हो गई हो। मेरी सास और बेटा अच्छी तरह से मेरी नौकरी को जानते थे, इसलिए कोई भी ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रहता था। मेरा बेटा भी जल्दी मान गया और हमने बहुत अच्छी तरह उनकी जन्मदिन मनाई। मेरा बेटा मोहित एक मेरा इकलौता बेटा था जो बहुत ही मन्नतों प्रार्थनाओं के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसमें मेरी जान बसती थी। मैं अपनी नौकरी से कितनी भी बिजी क्यों ना हो, मोहित के लिए हमेशा वक्त निकाल लिया करती थी। आज भी बहुत ज्यादा थके हुए होने के बावजूद मैंने बहुत शानदार तरीके से जन्मदिन मनाई थी। रात को थकी हारी जब मैं सोने के लिए लेटी तो अचानक मेरे दिमाग में उस औरत का चेहरा चला आया जिसमें मैं सुबह सुबह मिलकर आई थी। मैं उसी को सोच रही थी कि मेरे पति कहने लगे, क्या बात है, इस रात में इस समय भी उसके पास इसलिए वक्त नहीं है। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा उठी। ये सच है कि मैं उन्हें बहुत कम वक्त देती हूँ और वो बहुत अच्छी तरह मेरे काम को जिम्मेदारी को समझते हैं। ये बात कहने लगी कि मैं इतने सालों में हम सिर्फ एक बेटे के बाप है, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे और भी बच्चे होने चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कैदी नंबर 248 रजिया बानो चल रही थी। इसलिए मैंने तुरंत ही उन्हें पूछा, क्या कोई औरत बिना मर्द के भी गर्भवती हो सकती है? मेरी बात सुनकर वो चौंक गए और कहने लगे, नहीं, कैसे मुमकिन है कि अकेले औरत गर्भवती हो जाए? इंसान क्या तो जानवर भी इंसान के लिए साथी की जरूरत होती है। लेकिन तुम क्यों इस वक्त ये सवाल कर रही हो? मैंने मुस्कुराकर टाल दी। अपने पति को जेल से जुड़ी ज्यादा बातें नहीं बताया करती थी। मेरी आदत थी कि मैं अपनी पर्सनल जिंदगी और काम वाली जिंदगी को अलग अलग रखती थी। कुछ ही देर में उनकी बाहों में मुझे सुकून आ गया था और सारे दिन की थकान और सर्जिया को बुलाकर उनके साथ खूबसूरत वक्त गुजारने लगी थी। मोहित मेरा और मेरे पति का इकलौता बेटा था जिसे पैदा करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। गर्भ था और रुकता नहीं था। पता नहीं कितने इलाज और कितनी प्रार्थना करने के बाद मोहित मेरी गोद में आया था और एक रज्जो जो बिना मर्द के ही बच्चे पैदा करे जा रही है। अगली सुबह उठते ही मैंने इसके केस पे काम करना शुरू कर दिया। मैं इतनी शांति से जेल के अंदर एक कैदी को किसी गलत हरकत में शामिल होते नहीं देख सकती थी। मुझे यकीन था कि रजिया सबकी नजरों में धूल झोंककर गैर मर्दों के साथ बनाती है। मुझे यही राज जानना था कि आखिर वो किस तरह इतने लोगों को चमकता दे सकती है। लेकिन इससे पहले मुझे अपना अतीत जानना था। एक भयानक जुर्म की सजा काट रही थी जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। 8 से 10 साल पहले अपने बाप को छोटे छोटे टुकड़े को काट दिया था और उन टुकड़ों को पकाकर मोहल्ले वालों को बांट दिया था। कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। इस तरह रजिया गिरफ्तार हुई और उसने खुद अपना जुल्म अपने मुंह से कबूल किया था। उसने अपने 60 साल के बाप को पहले नींद में गोलियां खिलाई थी और उसके बाद बड़ी बेदर्दी से सारी जरिए से टुकड़ों की तब्दील किया था। कोई बेटी अपने ही सगे बाप के साथ ऐसा कैसे इस तरह कर सकती थी? जानने के लिए उस मोहल्ले तक मैं पहुंच गई जहां रजिया रहती थी और वहां जाकर मालूम करने से जो कुछ पता चला उसने मुझे चौंका कर रख दिया। रजिया का बाप एक शराबी आदमी था और हर कुछ शराब के नशे में घूमता रहता था और उसी नशे में वो अपनी बीवी यानी रजिया को माँ को मारने से भी बाज नहीं आता था और उसी के जुल्मों की शिद्दत में तंग आकर रजिया की मां ने खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त रजिया सिर्फ 15 साल की थी। रजिया की मां खुद तो दुनिया से चली गई थी लेकिन रजिया को उसके बाप के भरोसे छोड़ गई। रजिया के बाप ने अपनी जवान 15 साल की बेटी को अपने नशे के भेड़ में चढ़ा दिया और जब भी
उसके पास नशे के पैसे ना होते तो वह रजिया को भीख मांगने पर मजबूर कर देता। और जब रजिया ने इस बात के लिए इनकार किया तो फिर मोहल्ले वाले ने देखा कि रजिया का रंग बिरंगे मर्द आने लगे। वो मर्द क्यों नहीं आते कि उनका रजिया यहाँ उसके बाप या ताल्लुक था कि कोई नहीं जानता था कि। और एक दिन जब रजिया ने सारे मोहल्ले को कोरमा पकाकर बांटा तो मोहल्ले वाले को शक हो गया ये गोश्त इंसानी गोश्त है, और इसलिए पुलिस वालों को खबर कर दी। और पता चला कि रजिया ने तो अपने बाप को ही सारे से पकाकर उसके टुकड़े कर कोरमा बनाकर बांट दिया। उसी दिन से वह गिरफ्तार हो गया। उसने इस बात को कबूल भी किया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दे दी। कोई नहीं जानता था कि रजिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और उन मर्दों का रजिया या उसके बाप से क्या लेना देना था। रजिया ने कैसे अपने बाप को काटा था। एक 16-17 साल की लड़की कैसे इतना बड़ा जुर्म करने के लिए मजबूर हो गई थी। न ही रजिया का कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई जानने वाला था, इसलिए किसी मोहल्ले वाले को भी खबर ना हुई कि रजिया का अब कहाँ है, जेल में है और उसे क्या सजा हुई है। रजिया का अतीत भी उतना ही उलझा हुआ था जितना उसका हाल, और अब एक वही थी जो मुझे हर बात विस्तार की और सच बता सकती थी। लेकिन उसकी चुभती हुई हंसी मेरे कानों में पर्दों में फाड़ने लगती थी। मैं सारी जानकारी हासिल करके जब जेल पहुंची तो मुझे पता चला कि रजिया की तबीयत ठीक नहीं है। उसके चेकअप के लिए जेल में डॉक्टर आई हुई थी और मैं वहीं पहुंचे गई। मैंने बातों बातों में इस डॉक्टर से पूछा कि रजिया के बच्चे की डिलीवरी किसने की है। तो उसने कहा कि यहाँ तो एक डॉक्टर है जो उसी रजिया ने हर बच्चे को पैदा करवाया है। रजिया के पास हमेशा जुड़वा और सेहतमंद बच्चे पैदा होते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उस रजिया के बच्चे कहाँ है, क्या उन्हें सरकारी दायरे में भेज दिया गया है। मेरी बात सुनकर अब डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं है। मैंने पुरानी जेलर से भी रजिया के बारे में बात करके की कोशिश की, लेकिन मेरा उससे बात नहीं हो सकता था। उसे कहीं दूर किसी छोटे से इलाके में ट्रांसफर करके भेज दिया गया था। अब मुझे रजिया की तबीयत के ठीक होने का इंतजार करना था, क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब थी। काल कोठरी में घुटन भरे माहौल में एक गर्भवती औरत का रहना बहुत ही मुश्किल था, पर रजिया तो पिछले 7 सालों से गर्भवती होते आ रही थी। करीब 2 दिन बाद रजिया की तबीयत में काफी सुधार आ गया तो मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलवाया और उसे पहले जूस पिलाया ताकि उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। रजिया ने चुपचाप जूस पी लिया तो मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं उससे यहाँ आज़ादी दिलवा सकती हूँ। अगर वो मुझे अपने बारे में हर बात सच बता दे तो मैं उसकी सजा में बहुत हद तक की कमी भी करवा सकती हूँ। रजिया ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा, कहने लगी कि वो जेल की 4 दीवारी से बाहर जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि बाहर की दुनिया उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। मैंने मुस्कुराकर रजिया से कहा कि उसके बच्चे का इंतजार कर रहे होंगे और जिन बच्चों को यहाँ वह जन्म देने वाली वो उन बच्चों के साथ भी अपनी जिंदगी की गुजार सकती है, और उन बच्चों का कोई ना कोई बाप भी होगा जो उसे एक बेहतर जिंदगी देगा, जो उसे जेल में काफी हासिल नहीं हो सकती। रजिया ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता। मेरे बच्चों का कोई बाप नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती और मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे कहाँ किस हाल में है। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं गर्भवती किस तरह होती हूँ। बस मुझे इतनी खबर है कि मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दिया जाता है और मैं अपने हर बच्चे की याद में तड़पती रहती हूँ। आज रजिया पहले की तरह हंस ही नहीं रही थी, बल्कि बीमारी के अक्सर ने मुझे उसे दुखी कर दिया था। उसे बात पर मैं वाकई हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके बोलने का अंदाज मुझे अब उसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने जब उससे दोबारा पूछा कि क्या तुम सच नहीं जानती कि तुम गर्भवती कैसे होती हो, तो उसने इनकार में सर हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपनी अब नीति को दास्तान सुना रही थी, जिसे सुनकर मेरे भी आंसू बहने लगे थे। मैं लाख सख्त मिजाज थी, लेकिन एक इंसान थी, उसकी दास्तान ने मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि रजिया मुझे बताया कि उसके बाप ने उसके नशे में लत में पूरा करने के लिए उसे धंधा करवाना शुरू कर दिया था। जब वो अपने घर में 4 दीवारी में हर रोज दबा होने लगी थी और जब जुल्म हद से बढ़ रहा था, उसने तंग आकर अपने बाप को बुरी तरह कत्ल कर दिया। उसने अपने इस गुनाह का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपने बाप के जिस्म के जितने टुकड़े किए थे उसने कहीं ज्यादा जख्म उसके बाप की वजह से उसे मिले थे। वो सजा काटने के लिए जेल चली गई थी, लेकिन यहाँ आने के 6 महीने बाद उसे पता चला कि वो तो गर्भवती है। वो अच्छी तरह जानती थी कि यह गर्भ उसे जेल में आने के बाद ही ठहरा है। ये बच्चा किसका है, उसको कोख में कब आया उसे मालूम नहीं है। और फिर उसने 14 बच्चों को इस तरह जन्म दिया। एक बार फिर अब वह पेट से थी। उसकी कहानी
सुनकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि वो एक बेकसूर लड़की है, लेकिन फिर कसूर किसका था? और यही बात जानने के लिए अब मैं जेल के जांच पड़ताल करना शुरू कर और अपने हाथ से साथ ही कर्मचारियों को जांच पड़ताल को तो ऐसा भयानक सच मेरे सामने आया कि मेरी जान निकल गई। मुझसे पहले जो जेलर यहाँ मौजूद था वो वही डॉक्टर से मिला हुआ था। हर महीने कैदियों को चेकअप होता था। उसी दौरान उसने रज्जों के अंदर किसी मर्द के समीप डाले थे और उससे बच्चा पैदा करवाकर उन्हें बेच दिया जाता था। वो जेलर इसी तरह घिनौनी हरकतों में शामिल था और अच्छी तरह जानती थी कि कौन कौन से कैदियों से मुलाकात के लिए उसे घर वाले नहीं आते थे और उन्हें कैदी औरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती और गलत काम करके पैसा कमाती थी। वो वाकई उत्पीड़न का शिकार थी और उसके किसी मर्द के साथ कुछ नहीं किया था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कैसे इतने बच्चे की मां बन गई। वैसे उस जेलर के खिलाफ कंप्लेन का फॉरवर्ड कर दी थी और रज्जू की सजा को भी खत्म करवा दिया था। अब कुछ दिन बाकी है और फिर उसके बाद जो औलाद आजाद हो जाएगी उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे अपने घर पर रखूंगी और उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगी। वो मेरे हर घर रहकर मेरे लिए इज्जत के साथ काम कर सकती है। सुनकर वो बहुत खुश हो गई और अब वो बच्चे पैदा होने वाले थे। उन भी रज्जू का हक था। मैं अब उसके बच्चों को जुदा नहीं कर सकती थी। क्या आप लोगों को लगता है कि मुझसे पहली वाली जेलर को आपकी इस जुर्म का कोई सजा होगी या फिर वो अपनी वर्दी की वजह से कानून की गिरफ्तार से बच जाएगी? क्या आप लोगों को जेल की जिंदगी से भयानक सजाओं के बारे में कुछ पता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।